हमने आज वायुमंडल की दिशा में आपको क्या बनाया था? जो वायुमंडल हमारा है, वायुमंडल को कितने परतों में बांटा गया है, वायुमंडल का विभाजन किया गया है, उसमें हमने आपको 5 परतें बताई। एक तो हमने बताया था मंडल की बात की, हमने कहा था कि धरातल सबसे निचली परत है, तो जहाँ पर बादलों के बनना और मौसम मंडल जो घटनाएं होती हैं वो सौरमंडल में घटित होती हैं। दूसरा हमने आपको बताया था समताप मंडल, जिसमें हमने बताया था कि जो सूर्य से आने वाले जो पराबैंगनी की किरणें हैं, वहाँ पर एक लेयर पाई जाती है जिसको ओजोन लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओजोन लेयर बोलते हैं। उस ओजोन लेयर के द्वारा ही इस पृथ्वी के ऊपर जीवन संभव है, अन्यथा तापमान टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता कि पृथ्वी के धरातल के ऊपर हम जिंदा नहीं रह सकते थे, किसी प्रकार की वनस्पति नहीं हो सकती थी। इसलिए ओजोन को बचाने की बात भी समय समय पर की जाती रहती है। उसके बाद हमने आपको बताया था मध्यमंडल की बात की थी, जिसमें बताया था कि उल्कापात जो होता है, जो तारे टूटते हैं, ये घटनाएं कहाँ की हैं? मध्यमंडल। मध्यमंडल के बाद हमने आपको आयनमंडल की बात की थी, जितना जो रेडियो प्रसारण संबंधी कार्य होता है, जिसमें जिनकी वेव तरंगें चलती हैं, ये कहाँ चलती हैं? ये सब आयनमंडल में चलती हैं। और उसके बाद फिर हमने बताया था लास्ट में एक बहिर्मंडल है, जहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की प्रधानता पाई जाती है। यहाँ तक हमने कल चर्चा की थी और आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों की समझ में भी आ गया होगा। आज जो हमको पढ़ाना है, वायुमंडल के तत्व पढ़ाने हैं। क्या पढ़ाना है? वायुमंडल के तत्व। आज हमको ये चीज़ पढ़नी है कि वायुमंडल के कौन कौन से तत्व। तो वायुमंडल के जो प्रमुख तत्व होते हैं, उसमें हम तापमान, पवन, वायुदाब और वर्षा, ठीक है, तथा आर्द्रता, जिसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं, ठीक है, आर्द्रता इसको, ठीक है। ये क्या है? वायुमंडल के प्रमुख तत्व हैं। टेम्परेचर है, एयर प्रेशर है, विंड है, रेनफॉल है और ह्यूमिडिटी है। क्या है? ह्यूमिडिटी है, इसको टेम्परेचर बोलते हैं, इसको विंड बोलते ही हैं, इसको एयर प्रेशर बोलते हैं और इसको रेनफॉल बोलते हैं और इसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं, आर्द्रता के। ये वायुमंडल के प्रमुख तत्व हैं जिनके बारे में हमको जानकारी करना है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं तापमान, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर बोलते हैं। क्या कहते हैं? टेम्परेचर रहते हैं। जैसा आपको पता भी है कि आपको चलता रहता है कि आज का तापमान इतना है, आज दोपहर तक इतना रहा। आप न्यूज़ भी सुनते होंगे, तो न्यूज़ में भी ये बताया जाता है कि टेम्परेचर दिन का न्यूनतम कितना गया, ठीक है, रात का कितना गया। तो ये टेम्परेचर है, कैसे निकालते हैं इसको, कैसे हम लोग मापते हैं, इसकी जानकारी हम आपको देंगे। तो पृथ्वी, सबको पता है कि जो पृथ्वी पर ऊर्जा प्राप्त हो रही है, ठीक है, जो पृथ्वी को ऊर्जा प्राप्त हो रही है या ऊष्मा जो पृथ्वी को मिल रही है, इसका प्रधान स्रोत क्या है? सूर्य है। क्या है? सूर्य के द्वारा ही हमें कहाँ ऊर्जा मिल रही है? पृथ्वी के ऊपर। ये जो हमारी पृथ्वी है, इसके ऊपर अगर हमें जो ऊर्जा मिल रही है, ये हमारी क्या दिख रही है? ये पृथ्वी है, अर्थ है। इसको इन्होंने तापमान का वितरण दिखा दिया है कि कहाँ पर कौन कौन सा जोन है और किस लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे टेम्परेचर कैसा रहेगा, ये इसमें दर्शाया गया है। ये हम आपको भी इसका एक्सप्लेन करेंगे, तो आपको बताएंगे इसमें कि कैसे किन किन जोनों में इसको डिवाइड कर दिया गया है और वहाँ का टेम्परेचर किस तरीके से रहता है। और ये हमारा लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे निर्भर करता है, क्योंकि जो हमारी इक्वेटर लाइन है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, इन दोनों का जो है कहाँ से कहाँ तक इनका विस्तार रहता है और इनके बीच में किस प्रकार की स्थितियाँ पाई जाती हैं। तो जो ऊष्मा का प्रधान स्रोत है वो क्या है? सूर्य है। क्या है?
भाई हमें ऊष्मा कहाँ से मिल रही है? सूर्य से मिल रही है। अगर सूर्य ना हो तो क्या हमें ऊष्मा प्राप्त? और सूर्य क्या करता है? सभी दिशाओं से क्या करता है? सभी दिशाओं में प्रकाश और ऊष्मा का विकिरण करता है, यानी फैलाता है। क्या करता है? विकिरण माने फैलाना। जब सूर्य देखते हैं, आप कहते हैं कि मॉर्निंग हो गई है, सूर्य का उदय हो गया है। वैसे ज्योग्राफी में सूर्य के उदय और अस्त की बात नहीं की जाती, क्योंकि सूर्य कभी उदय अस्त नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जैसा कि हम मानते हैं कि सूर्योदय हो गया है, तो सूर्योदय की स्थिति में जब हम देखते हैं तो हमें क्या लगता है कि वो जैसे एक टार्च होती है, उसी प्रकार से सूर्य निकलता है जैसे जैसे, और उसका प्रकाश धीरे धीरे पूरी धरातल पर फैलता जाता है। तो ये क्या कहलाता है? ऊष्मा का विकिरण करता है। क्या करता है? ऊष्मा को फैलाता है, ऊष्मा का विकिरण कर रहा है यहाँ पे सन। और इसे हम क्या कहते हैं? सौर विकिरण कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? सौर विकिरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? सौर विकिरण बोलते हैं। किसे सौर विकिरण बोलते हैं? कि पृथ्वी पर जो है, पृथ्वी वायुमंडल तथा पृथ्वी की ऊष्मा का जो प्रधान स्रोत सूर्य है, और सूर्य क्या करता है? सभी दिशाओं में अपनी ऊष्मा को क्या करता है? विकिरण करता है। इसे हम क्या कहते हैं? सौर विकिरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सौर विकिरण बोलते हैं। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी कि सौर विकिरण क्या है, ठीक है। इसको लिखने की ज़रूरत है क्या? इस पर लिख दें कि समझ जाओगे, ऐसे ही समझ जाना। सौर विकिरण का तात्पर्य है, बाद में तो आपको लिखाया जाएगा, पहले आप इसको समझ लीजिएगा कि सौर विकिरण का संबंध हमारा सिर्फ इतना है कि सूर्य सभी दिशाओं में प्रकाश और ऊष्मा का जो विकिरण करता है उसको हम क्या बोलते हैं? सौर विकिरण। यहाँ तक की बात आपकी समझ में आ गई होगी। अगला क्या है? आप एक सूर्यातप। क्या है? सूर्यातप। जब तक आप ये चीज़ें आपकी क्लियर नहीं होंगी तो आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि जब हम सूर्यातप वर्ड का प्रयोग करेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा कि सूर्यातप है क्या, ठीक है। हाँ, सूर्यातप क्या है? पृथ्वी को प्राप्त होने वाली, अब क्या हो गया? जो पृथ्वी को प्राप्त हो रही है, पृथ्वी को प्राप्त होने वाले सौर विकिरण को हम क्या कहते हैं? सूर्यातप कहते हैं। पृथ्वी को प्राप्त होने वाले ठीक है, सौर क्या कहते हैं? तो पृथ्वी पर जो प्राप्त होता है सौर विकिरण जो होता है, क्या होता है? सौर विकिरण को, ठीक है, सूर्यातप कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्यातप। अब एक चीज़ समझ में आया, आप पृथ्वी के धरातल मुख्यतः काहे से गर्म होता है? सूर्यातप से गर्म होता है। जो पृथ्वी का धरातल है मुख्य रूप से गर्म किससे होता है? वो सूर्यातप से गर्म होता है। कैसे गर्म होता है? जब सूर्य की किरणें सबसे पहले क्या करती हैं? सूर्य की किरणें सबसे पहले धरातल को गर्म करती हैं। किसको गर्म करती हैं? धरातल को गर्म। सूर्य की जो किरणें निकली, उन्होंने क्या किया? धरातल पे आई, धरातल को उन्होंने गर्म किया, और धरातल के संपर्क में जो हवा होती है वो क्या हो जाती है? फिर गर्म हो जाती है। क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। और गर्म वायु कहाँ जाएगी? आपको पता है, जब हवा गर्म होगी तो ऊपर की तरफ जाएगी। ऐसा विज्ञान में आपको बताया भी गया होगा कि गर्म हवा हमेशा कहाँ उठती है? ऊपर की ओर भागती है। तो जब सूर्य से जो किरणें धरातल पर पहुँचती हैं, धरातल को गर्म करती हैं, और गर्म करने के बाद धरातल को जैसे जैसे वहाँ के धरातल के संपर्क में आने वाली हवा गर्म होती है, और वो गर्म होकर के कहाँ उठती है? ऊपर उठ जाती है। कहाँ उठती है? और वायुमंडल को गर्म कर देती है। क्या करती है? वायुमंडल को गर्म कर देती है। इसलिए धरातल, जिसलिए जो है मुख्यतः नीचे से वायुमंडल हमारा कहाँ से गर्म होता है? नीचे से। ऐसा नहीं कि सूर्य की किरणें ऊपर से आ रही तो ऊपर से गर्म कर, अगर ऊपर से गर्म हो जाए तो क्या हिमालय के ऊपर बर्फ़ जमा मिलेगी? वो तो सबसे पहले पिघल जाएगी। पिघल जाएगी? नहीं पिघल जाएगी? तो अगर कोई ये पूछता है कि सूर्य की किरणें डायरेक्ट जो है वायुमंडल को गर्म करती हैं, तो नहीं गर्म करती हैं, ठीक है। इस बात को आपको मालूम होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो हिमालय पर्वत के ऊपर जो जमी हुई बर्फ़ हैं पहाड़ों पर, वो बर्फ़ सबसे पहले पिघल जाती,
क्योंकि वहीं से गर्म होता है वायुमंडल। होता क्या है, सूर्य की किरणें सीधे धरातल पर आती हैं, धरातल पर आकर के धरातल के संपर्क में आने वाली हवा को गर्म करती हैं, और वो हवा धीरे धीरे कहाँ उठती है, ऊपर की ओर उठती है। और जब हवा ऊपर की ओर उठ करके आती है तो ऊपर के वायुमंडल को क्या करती है, वो गर्म करती है। इतनी चीज समझ में आई नहीं आई? क्या करती है, वायुमंडल को गर्म करती है। और गर्म, जब वायुमंडल गर्म हो जाता है तो निचले भाग में सामान्यतः तापमान क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्या होगा, ज़्यादा होगा। भाई यहाँ पे 0 डिग्री है, भूमध्य रेखा है, यहाँ पे तापमान ज़्यादा है, यहाँ पे भी ज़्यादा है, ठीक है। और जितना ऊपर वायुमंडल से, जितना ही धरातल से जितना ऊपर जाते हैं, क्या होता है, तापमान कम होता जाता है, कम होता जाता है, लेकिन ये एक सीमा तक कम होता है, ठीक है। ये केवल क्षोभमंडल की बात हो रही है, ये एक सीमा तक ही कम होता है, उसके बाद टेम्परेचर ऊपर बढ़ ही जाता है। लेकिन यहाँ पर स्थिति क्या है कि यहाँ पर इसने गर्म किया, हवाएं ऊपर पहुँची, तो पहले धीरे धीरे वायुमंडल को गर्म किया, और वायुमंडल को जो गर्म होने का तरीका है वो क्या है, नीचे से ऊपर की ओर है। गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं और वायुमंडल को गर्म करती हैं। अतः वायुमंडल का जो निचला भाग है वो सबसे गर्म रहता है। क्या रहता है, गर्म रहता है। यहाँ तक की समझ में आ गई? धरातल पर जो वायुमंडल का सबसे निचला भाग है वो, उसमें तापमान अधिक होता है, और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है तापमान घटता चला जाता है। आप जब पहाड़ों पे जाते हैं, समुद्र तल से ऊंचाई नापी जाती है, तो जैसे जैसे समुद्र तल से आप ऊंचाई के ऊपर बढ़ते चले जाते हैं, पहाड़ों के ऊपर बढ़ते जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, आपको ठंडा लगने लगता है। आप लेह लद्दाख जाइए, आप हिमालय जाइए, जहाँ ऊंची जगहों पे जाएंगे तो वहाँ आपको बर्फ़ भी मिलेगी, ठीक है, और वहाँ पे आपको ठंडा भी मिलेगा। उसका रीज़न यही है कि सूर्य की जो किरणें हैं सीधे धरातल को गर्म कर रही हैं, इसलिए जितनी हवा ऊपर तक पहुँचती, वहाँ तक गर्म करती, उसके ऊपर का जो भाग होता है वो ठंडा मिलता है। क्योंकि सूर्य तो वहाँ भी लग रहा है, लेकिन वहाँ पे उतना वो गर्म नहीं कर पा रहा। जैसे आग तापते हैं आप, जाड़ों में आग से हाथ सेंकते हैं, आप सेंकते हैं, आप अंगीठी जलाते हैं, तो अंगीठी क्या करती है, या आग जलाते हैं, आग क्या करती है, आग पहले अपने आसपास के वातावरण की उस हवा को गर्म कर लेती है। क्या करती है, गर्म कर लेती है। तो जब वहाँ पर हम बैठते हैं तो हमें गर्म महसूस होने लगता है कि हाँ, हमें गर्मी लग रही है। अब इसलिए यही कारण है कि हिमालय, अगर कोई पूछता है कि अगर सूर्य से हिमालय तो बहुत पहले पड़ जाता है, पृथ्वी नीचे पड़ती है, तो पहले हिमालय की बर्फ़ पिघलनी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं पिघलती? कि आपसे कोई पूछ सकता है कि सूर्य तो काफ़ी, वो सूर्य से जो किरणें आती हैं सबसे पहले हिमालय की चोटियों पे पहुँच लगती हैं, तो वहाँ गर्म क्यों नहीं करती हैं? इसका रीज़न ये है कि वहाँ न गर्म करने के बजाय सीधे धरातल पे आती हैं, धरातल पे गर्म करती हैं, और धरातल के संपर्क में जो आने वाली हवा है वो गर्म होती है और गर्म होकर के ऊपर उठती है। इसीलिए धरातल का जो सबसे निचला भाग है वहाँ पर तापमान ज़्यादा पाया जाएगा, और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते चले जाएंगे वहाँ पे तापमान कम पाया जाएगा। और यही रीज़न है कि पहाड़ों पर या हिमालय की चोटियों पर हमको बर्फ़ देखने को मिलती है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? अगली बात यह, वायु में जो गर्माहट है, जो वायु में गर्मी है यानी उष्मा है, और यह ठंडेपन की मात्रा है। दोनों चीज़ों को समझना है। यह तापमान को मैं समझा रहा हूँ क्या है, ये तापमान जो नापा जाता है, तापमान है क्या है, कैसे तापमान, किसे तापमान कहते हैं, ये तापमान की डिफिनेशन है, तापमान की परिभाषा है कि तापमान क्या है। तो जो वायु है में जो गर्माहट है या जो उष्मा है, ठीक है, वो क्या हो सकती है, गर्माहट को उष्मा कहते हैं, गर्माहट है या उष्मा है या ठंडापन है, क्या है, या ठंडापन है। इसकी मात्रा को हम क्या कहते हैं, तापमान कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। वायु ताप में जो उष्मा है या ठंडापन है उसकी मात्रा को हम क्या कहते हैं, तापमान कहते हैं। क्या कहते हैं, तापमान में ऐसा नहीं कि तापमान गर्म के लिए यूज किया जाता है, तापमान को हम ये भी कह सकते हैं कि -0 डिग्री है, माइनस जहाँ लगा देंगे वहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री पे पानी क्या बनता है, बर्फ़ जम जाता है। क्या बनता है, पानी जो है बर्फ़ में जम जाता है 0 डिग्री पर। और 0 डिग्री यहाँ तक लिखा, और उसके बाद जब हम बात करते हैं पहाड़ों पे बोलते 0, आपको बताते भी होंगे कि 0.4 डिग्री टेम्परेचर रहा, या 0 या -60 डिग्री टेम्परेचर है।
तो -60 डिग्री का मतलब ये हो गया कि वहाँ पर बर्फ़ जमा है। क्या है? बहुत ठंडा है वहाँ पे। ठीक है, क्या है वहाँ पे? वहाँ पे तो 0 से हम उल्टा चलेंगे या हम इधर की तरफ चलेंगे, तब हम क्या बोलेंगे? आज 12 डिग्री टेम्परेचर है, आज 60 डिग्री टेम्परेचर है, 8 डिग्री टेम्परेचर है। और उसके बाद जब माइनस में चलेंगे तो इसका मतलब बर्फ़ जमने की स्थिति वहाँ पे क्लियर है, क्योंकि 0 डिग्री के पर जो है पानी क्या हो जाता है? बर्फ़ में जमने लगता है। ठीक है, और उसके ऊपर जितना भी टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, तापमान बढ़ता चला जाएगा, उतना ही आपको बर्फ़ देखने को मिलेगा और उतने ही वहाँ पर मौसम कैसा होगा? ठंडा होगा। क्या होगा? ठंडा होगा। और तापमान मापने की जो मानक इकाई है, ये तो तापमान हो गया। वायु में उष्मा या ठंडेपन की जो मात्रा है वो क्या कहलाती है? तापमान कहलाती है। समझ में आ गया? अब अगर कोई पूछता है कि इतना तापमान है, इस देश का इतना तापमान है, तो समझ जाओगे तापमान है क्या। ठीक है, तो जब तक हमें टर्मिनोलॉजी पता नहीं होगी किसी भी सब्जेक्ट की, तब तक हम उसको अच्छे से समझ नहीं सकते हैं। अगर कोई टेम्परेचर की बात करेगा तो आप समझ सकते हैं, अगर माइनस में है तो वहाँ ठंडाहट की मात्रा ज़्यादा है, ठंडापन ज़्यादा है, और अगर इसमें नॉर्मल है तो उसमें उष्मा की मात्रा ज़्यादा है। ठीक है, तो तापमान में गर्माहट या ठंडेपन की जो मात्रा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? तापमान बोलते हैं। अब तापमान को मापने के लिए, क्योंकि तापमान को कैसे नापेंगे, उसके लिए एक इकाई बनाई गई जिसको डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिग्री। ऐसे भी लिखते हैं इसको। ठीक है, कैसे लिखते हैं? इस तरीके से ब्रैकेट में लिखते हैं। बाकी इसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 16 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस, बोलते नहीं बोलते हैं? -30 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस तापमान आज का रहा। आप न्यूज़ देखते हैं कि सुबह सुबह पहले बताते हैं दिन भर का औसत तापमान कितना रहा। ठीक है, तो ये डिग्री सेल्सियस में इसको निकालते हैं और इसको लिखने का जो तरीका है ये है, इस तरीके से इसको हम लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया तापमान हमारा। अब तापमान को जो नापते हैं, काहे के द्वारा नापते हैं? तापमापी के द्वारा नापते हैं। काहे के द्वारा नापते हैं? तापमापी के द्वारा। क्या होता है वो? तापमापी होता है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? तापमान को नापते हैं। क्या करते हैं? तापमान को नापने का, जो मापने का कार्य करते हैं कि माइनस में है या प्लस में है, उसको हम क्या बोलते हैं? तापमापी बोलते हैं, थर्मोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्मोमीटर बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? थर्मोमीटर बोलेंगे, THER, थर्मोमीटर। क्या बोलेंगे उसको? थर्मोमीटर बोलते हैं, तापमान मापी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या उसको तापमान मापी बोलेंगे या थर्मोमीटर। यहाँ तक की बात समझ में आई सभी की? एक बार हम फिर समराइज करते हैं कि वायुमंडल जो है में जो तथा पृथ्वी में जो उष्मा का प्रधान स्रोत है वो हमने बताया था आपको, सूर्य है। ठीक है, सूर्य है कि नहीं है? समझ में इतना आ गया? तो सूर्य क्या करता है? अपनी उष्मा को सभी दिशाओं में फैलाता है। जब वो सभी दिशाओं में फैलाता है तो उसको हम विकिरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकिरण। सभी दिशाओं में इसका विकिरण करना ही क्या अपने आप में सौर विकिरण कहलाता है। यहाँ तक कि समझ में आ गई सौर विकिरण क्या है? अब बात होती है सूर्य तप की। पृथ्वी को प्राप्त होने वाले सौर विकिरण को हम क्या बोलते हैं? सूर्य तप बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आ गई तापमान की। तो हमने बताया कि वायुमंडल में जितनी गर्माहट या ठंडापन होगा, ठीक है, उसकी मात्रा को हम क्या बोलेंगे? तापमान बोलते हैं। और तापमान को हम काहे में नापते हैं? डिग्री सेल्सियस में नापते हैं। काहे में नापते हैं? डिग्री सेल्सियस में इसको नापते हैं। और इसको नापने का जो यंत्र होता है वो थर्मोमीटर होता है या तापमापी होता है। तो ये चीज़ यहाँ तक समझ में आ गई। इसी को लेकर के हमारे इस पृथ्वी के ऊपर ये जोन बना दिए गए। ये माना गया कि 0 डिग्री जो रेखा है, आप यहाँ देख रहे हैं 0 डिग्री को, ये क्या है? 0 डिग्री ये हमारी क्या है? भूमध्य रेखा है, इक्वेटर लाइन है जिसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। यहाँ से हमारी पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। इधर का भाग नॉर्थ पोल कहलाया, यानी उत्तरी ध्रुव कहलाया, और इधर का भाग जो था वो साउथ पोल कहलाया, दक्षिणी ध्रुव कहलाया। ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ। अब ये रेखा यहाँ पे खींच दी गई 0 डिग्री से। अब यहाँ से टेम्परेचर डिवाइड किया गया कि ये भूमध्य रेखा है, यहाँ से 23.5 डिग्री का जो जोन है हमारा, उसको हमने क्या बोला? क्या बोला उसको?
ये तो हमारा यहाँ पर जो हमको दिख रहा है, सीधे सीधे इसको हम उष्णकटिबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? उष्णकटिबंध बोलते हैं। ये वाला एरिया, यानी यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा 0 से 23.5 डिग्री तक का जो एरिया है, यहाँ पर गर्मी सबसे ज़्यादा होती है। और ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जिसको हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और ये भी पूछा जाता था, जो भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। और इधर 23.5 डिग्री पर एक मकर रेखा है, जो ऑस्ट्रेलिया के मध्य भाग से होकर के गुजरती है। तो सूर्य की स्थितियाँ इन तीनों यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच की ही रहती हैं, ठीक है। और इसी तरीके से फिर आगे बताएंगे कि उससे क्या होता है, कब वो कर्क रेखा पे रहता है और कब उत्तरायण और दक्षिणायण की स्थितियाँ बनती हैं, वो उसका रीजन यही है। तो यहाँ पर जो 0 डिग्री है हमारा, इधर का जो एरिया है वो नॉर्थ पोल हो जाता है, इधर का साउथ पोल हो गया। ये हमारा उष्णकटिबंध है, यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी है। तो 0 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री तक जो है गोलार्ध के दोनों ओर क्या पाया जाता है? उष्णकटिबंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यहाँ पर गर्मी ज़्यादा रहती है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं। क्या पड़ती हैं? सीधी पड़ती हैं। और सीधी पड़ने के कारण सबसे ज़्यादा गर्मी यहाँ पर होती है। अब बात करते हैं ये 23.5 डिग्री, ठीक है, अक्षांश से 66 डिग्री अक्षांश के बीच का जो ये एरिया है, इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, इसको हम बोलते हैं उत्तरी शीतोष्णकटिबंध। क्या बोलते हैं? क्योंकि ये उत्तर में है, इसलिए इसको नॉर्थ टेम्परेचर जोन बोलेंगे। उत्तरी शीतोष्णकटिबंध है यहाँ पे। और यहाँ पर क्या है कि उष्ण शीतोष्ण, जैसा कि उसके नाम से पता होता है, शीत प्लस उष्ण, यानी यहाँ पर क्या है, ठंडा भी है और गर्मी भी है। दोनों दशाएं आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, तापमान की ठंडा भी मिलेगा और आपको गर्म भी मिलेगा। लेकिन ये उष्ण वाला है, उष्ण मीन्स होता है गर्म, यहाँ पर जो हमें मिलेगा वो गर्म ही मिलेगा। वही सेम स्थिति क्या है, नॉर्थ पोल की है। नॉर्थ पोल में जो है दक्षिणी शीतोष्णकटिबंध पाया जाता है 0 डिग्री से 23.5 डिग्री तक। और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री तक जो उष्णकटिबंध है दोनों गोलार्धों में। और 23.5 से जो 66.5 का एरिया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये दोनों गोलार्धों में काहे का है? शीतोष्णकटिबंध का है। काहे का है? उत्तर में है, इसलिए इसको उत्तरी शीतोष्णकटिबंध बोलते हैं, और दक्षिण में है इसको तो दक्षिणी शीतोष्णकटिबंध बोलते हैं। अब उसके बाद आती है शीत कटिबंध की, यानी यहाँ पे तो बर्फ़ आपको मिलना है। यहाँ 66.5 से लेकर के जो 90 तक का जो एरिया जाएगा दोनों तरफ, ये क्या होगा? यहाँ पर शीत कटिबंध है, फ्रीज जोन है। यहाँ पे आपको बर्फ़ जमा हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा? यहाँ पे आपको बर्फ़ जमा हुआ मिलेगा। इसलिए यहाँ भी आपको समझ में आ रहा है कि भूमध्य रेखा पे किरणें पड़ी, यहाँ की वायु को उन्होंने क्या किया? गर्म किया, और ये वायु धीरे धीरे ऊपर की ओर उठी, ऊपर के वायुमंडल को गर्म किया, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते चले गए, वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर क्या हुआ? तापमान कम होता चला गया। यहाँ पर अगर 30 डिग्री था, तो यहाँ पर जो फ्रीज जोन हमारा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर टेम्परेचर आपको माइनस में मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा? माइनस में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो पहाड़ होंगे, उनकी चोटियों पर आपको बर्फ़ जमा मिल जाएगी देखने को। तो इस प्रकार से इस पूरे ग्लोब पर या इस पूरे पृथ्वी पर हमारे तापमान का जो उष्ण या उष्ण, शीतोष्ण और शीत ऐसे भी कह सकते हैं, भूमध्य रेखा के दोनों ओर उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में इसको क्लासिफिकेशन किया गया, उसका वर्गीकरण किया गया, उनको बांट करके दर्शाया गया। तो यहाँ तक की ये चीज़ आपकी समझ में, हमें आशा करते हैं कि आ गई होगी। अब दूसरी बात होती है वायुभार। इसी में थोड़ा सा एक टॉपिक और ऐड कर लेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? वायुभार बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको? वायुभार बोलेंगे, या वायुभार हम नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे कि वायुदाब क्या है, वायुभार क्या है, ठीक है। ये क्या होगा? वायुमंडल के तत्वों की एक दूसरी, एयर जो प्रेशर है, एक दूसरी जो है तत्व होगा वायुमंडल का। और इस तत्व के बारे में हमने आपको जानकारी दी, और इसका हमने आपको पृथ्वी के ऊपर किस प्रकार से वितरण किया गया है, उस वितरण को भी मैंने आपको चित्र के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया। और हमने इसके अलावा तापमान क्या है, सौर विकिरण क्या है, और सूर्यातप क्या है, और तापमापी क्या है, इनके संबंध में आपको जानकारी दी। सबकी समझ में ये बात आ गई, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं पे बंद है। जब अगली कक्षा हम पढ़ाएंगे तो वायुमंडल के तत्वों का जो है दूसरा फैक्टर होगा वायुदाब, उसके संबंध में चर्चा करेंगे।